नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और अब खबर खास पे खास मौजू। चौबीस घंटों से भी कम वक्त रह गया है जब दूसरे मरहले के तहत 18 अप्रैल को यानी कल 17वीं लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। मुल्क भर के 12 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी में कुल 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। खास बात यह है कि तमिलनाडु के वेल्लोर पार्लिमानी हलके में वोटिंग को मौखर कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है कि जब नोट फॉर वोट के मामले के मद्देनजर किसी पार्लिमानी हलके में वोटिंग से पहले ही इसे मौखर कर दिया गया हो। वहीं सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मशरकी त्रिपुरा हलके की पोलिंग को भी मौखर किया गया है। दूसरे मरहले के तहत आसाम में 5 पार्लिमानी हलकों के लिए वोटिंग होगी, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, श्रीनगर और बारामूला, कर्नाटक में 14 पार्लिमानी हलकों के लिए वोटिंग होगी, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में तमाम 38, क्योंकि वेल्लोर में पोलिंग मौखर कर दिया गया है। अगर हम वेल्लोर को शामिल करते तो तमाम 39 होते, लेकिन वेल्लोर की पोलिंग बाद में होगी। उत्तर प्रदेश में 8, जिनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। इसके अलावा मगरबी बंगाल में 3 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। रायगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी शामिल हैं और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में 1 सीट पर वोटिंग होनी है। दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर इसलिए थोड़े दिन ज्यादा याद रह सकती है क्योंकि इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने सख्ती और अपने इख्तियारात का मुजाहरा किया। बदजुबानी के जरिए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सरबराह मायावती, समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां और सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं मेनका गांधी के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर किसी ने खुद और न उनकी पार्टी के दीगर लीडरों ने ईसी की सराहना नहीं की, बल्कि सभी का लुबाब यही था कि उनके खिलाफ केस दबाव में यह कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है। हाँ, नजरें अब जरूर इस बात पर टिकी हैं कि और किन किन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हों, गुड्डू पंडित हों, संजय रावत हों, उमा भारती हों या फिर वो बड़े लीडरान हों जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान खुले तौर पर भारतीय फौज या शहीदों या फिर सबरीमाला मंदिर के मामले का जिक्र किया हो। मुल्क की आवाम को इलेक्शन कमीशन से इन मामलों में भी कार्रवाई और इंसाफ की उम्मीद है। इसी दौरान कई लीडरों के खिलाफ आईटी के छापे भी काबिल जिक्र हैं। खासतौर से तमिलनाडु का जिक्र यहां पर हो रहा है, जहां वेल्लोर में जब छापेमारी हुई तो उसके बाद जिस तरह से वहां पर जो मनी है वो कैप्चर किया गया और उसके बाद ये रिकमेंडेशन किया गया राष्ट्रपति से, सदर जमहूरिया से, कि वहां की पोलिंग को मौखर किया जाए, जिसके बाद उसे मौखर कर भी दिया गया। ठीक एक रोज कबल देर शाम बल्कि जो डीएमके की लीडर हैं कनिमोई तूतीकोरिन में उनके घर पर छापेमारी हुई। आईटी इनकम टैक्स का अमला वहां पहुंचा और काफी देर तक वहां तलाश की गई, लेकिन बाद में इनकम टैक्स के अमले को खाली हाथ लौटना पड़ा और इनकम टैक्स के अफसरान ने ये माना कि उन्हें गलत टिप ऑफ मिला था या गलत जानकारी मिली थी, लेकिन जो सियासी तौर पर नुकसान या फायदा होना था वो तो शायद हो चुका होगा। और कनिमोई ने शायद इसलिए कहा है कि उनकी हार किसी भी सूरत नहीं होगी, बल्कि वो हर हाल में जीतेंगी, चाहे कोई किसी तरह की भी साजिश कर ले। लेकिन ये बात सही है कि वहां छापे पड़े थे और इसी दौरान कई और लीडरान हैं। खबर यह भी है कि कर्नाटक में जो जनता दल सेक्युलर जो पार्टी है एसडी कुमारस्वामी की, उनके भी कुछ लीडरान के यहां पर छापेमारी हुई है आईटी की, और इस पर भी ये काफी अहम रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तमाम चीजों से गुजरते हुए कल का दिन करीब है जब काफी बड़ी तादाद में कुल 95 उम्मीदवारों की, यानी कि उम्मीदवार तो बहुत हैं, 95 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तो कैसा रहा ये दूसरे मरहले तक
पहुंचने का ये सफर, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक दो नहीं कई मेहमान हैं। अमित तिवारी हैं हमारे पास, बीजेपी के तर्जुमान, और सचिन रावत हैं कांग्रेस तर्जुमान, अनिल भारद्वाज हैं सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही बृजमोहन पांडे सीनियर जर्नलिस्ट मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम साउथ की खासतौर से जो पॉलिटिक्स रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। बृजमोहन पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस फेज में तमिलनाडु में तमाम 39 सीटों, वेलोर को छोड़ दें तो 38 सीटों पर वहां वोटिंग होनी है। साथ ही 10 से 12 तकरीबन जो असेंबली की जो बाई इलेक्शंस हैं वो भी वहां होनी है। दूसरी तरफ कर्नाटक में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और महाराष्ट्र में भी 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना अहम है सेकंड फेज का, दूसरे मरहले का ये कि ये वोटिंग आमतौर से सियासी पार्टियों के लिए भी, और अगर हम यूपीए वर्सेस एनडीए यानी कि अलायंस की बात करें तो उसके लिए। बृजमोहन पांडे जी। नहीं, देखिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो अगली सरकार बनने वाली है देश में, एनडीए वर्सेस यूपीए, उसमें एनडीए की बहुमत नहीं आती है यदि सरकार में, तो 3 क्षेत्रीय ऐसी पार्टियां हैं, 3 बड़ा गठबंधन है जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा करेगा। उसमें तमिलनाडु से डीएमके, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश से मायावती और अखिलेश यादव का महागठबंधन। अब आप तमिलनाडु की बात करिए, पिछली बार की लोकसभा के चुनाव में एआईडीएमके, पहली बार तो तमिलनाडु में 2 जो बड़े छात्र थे जी, एआईडीएम की सुप्रीमो जयललिता और डीएमके प्रमुख करुणानिधि, ये दोनों इस चुनाव में नहीं है। इन दोनों बड़े नेताओं के बिना ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक के हाथ में स्टेर्लिंग उसके नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरे वहां के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी। और ये इम्पोर्टेंट तमिलनाडु का चुनाव ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कि जो वहां की राजनीति रही है तमिलनाडु की, कि एक बार डीएमके और एक बार एआईडीएमके। पिछली बार 37 सीटें मिली थी एआईडीएमके को, और जयललिता नहीं है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन होगा, और वहां पर डीएमके ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक बड़ा गठबंधन भी बना लिया है। जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रही है उससे लगता है कि डीएमके एक बड़ी फोर्स बन के निकलने वाली है। तो ये सेकंड फेज का चुनाव सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तमिलनाडु है। दूसरा कर्नाटक के 28 सीटों में से 14 सीटों का चुनाव हो रहा है जी। इसमें पिछली बार तो बीजेपी की बहुत अच्छी सफलता मिली थी, 18 सीटें आई थी। इस बार जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन है जो बीजेपी की कड़ी चुनौती दे रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि सरकार बनानी है केंद्र में, तो तमिलनाडु में पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति करनी होगी। तीसरा है महाराष्ट्र के जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास थी, और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के 2 सीटें मिली थी, जिसका एक जगह से वहां के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान जीते थे जी, और एक हिंगोली सीट है, वहां से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सातों चुनाव जीते थे। सातों इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, राजीव सातों, अशोक चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए को 10 सीटों का, 10 में से 8 सीटों को सपोर्ट मिला था। इस बार महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी का महागठबंधन को कड़ी चुनौती मिल रही है, और निश्चित तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के परिणाम अगला जो सरकार बनेगी उसको प्रभावित करने वाला होगा। और जो 7 फेज के चुनाव हो रहे हैं देश में, ये सेकंड फेज बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। बृजमोहन पांडे जी, तशहीर जो है, तशहीर यानी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसका नैरेटिव कुछ और होता है। एक तरफ लोगों में ये बातें फैलाई जा रही हैं या बताई जा रही है कि एक तरफ महागठबंधन है, यानी मतलब महामिलावट है जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस लफ्ज को मैं ये कह रहा हूं, और दूसरी तरफ जो है वो अलग पार्टियां हैं। लेकिन ऐसा खुलकर क्या हम अपने दर्शकों को, नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो भी एक बहुत बड़ा गठबंधन है? चूंकि सिर्फ तमिलनाडु में अगर हम देखें तो एआईडीएमके जिस अलायंस को लीड कर रहा है उसमें बीजेपी शामिल है एआईडीएमके के साथ, और कुल वहां 7 छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो एआईडीएमके और बीजेपी के साथ गठबंधन में वहां पर हैं। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि बीजेपी जो है वो ऑल अलोन साउथ में मुकाबला कर रही है, या उसे सियासी मैदान में साथियों की जरूरत पड़ रही है और उसका सहारा ले रही है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि महामिलावट है महागठबंधन को, लेकिन सही है कि एनडीए के साथ भी छोटी बड़ी 40 पार्टियां हैं जी। तमिलनाडु में देख लीजिए 4 पार्टियां हैं, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि निषाद पार्टी जैसे छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, महागठबंधन बड़ा वर्सेस एनडीए का भी बड़ा मतलब इसको क्या बोलेंगे महायुति है, क्योंकि इनके पास भी 40 पार्टियां हैं। और ठीक है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा महागठबंधन को महामिलावटी करते हैं, लेकिन राजनीति में आज की देश की राजनीति में महायुति या महागठबंधन एक मजबूरी हो गई है। 30 सालों के बाद पहली बार बीजेपी को सत्ता मिली थी, लेकिन जो आगे राजनीति का जो परिदृश्य देख रहा है उसमें ऐसा नहीं लगता कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। और चुनाव में गठबंधन बहुत जरूरी होगा और जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत जोर से चलेगी। महागठबंधन भी जोड़ तोड़ में है और महायुति भी जोड़ तोड़ में। चलिए बृजमोहन पांडे जी, मैं आपके पास फिर से एक बार आऊंगा तफसील से, जरा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कितना असर इस बार बहुजन अघाड़ी का होगा, वंचित बहुजन अघाड़ी का, चूंकि उनके साथ एमआईएम भी मिल चुका है। दूसरी तरफ यह कि वंचित बहुजन अघाड़ी अगर वोट लेता है तो वो एनडीए खेमे का वोट लेगा या फिर ये जो बीजेपी और कांग्रेस है उस खेमे का वोट काटेगा, फायदा अल्टीमेटली किसको पहुंचेगा, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। पहले रुख करते हैं, अमित तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी से लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अमित जी, पहला मरहला तो हो गया, दूसरे मरहले में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और दूसरे मरहले की जो इंतखाबी तशहीर हुई, जो कैंपेन हुई, उसमें काफी जुबानी और बदजुबानी का जो ग्राफ है वो काफी हाई तक चला गया, इतना हाई चला गया कि इलेक्शन कमीशन को डंडा भी चलाना पड़ा है। कैसे देखते हैं आप सेकेंड फेज के चुनाव से ठीक पहले इस बड़ी कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन की और कितना इसका असर होगा? अभी जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी। अमित जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से एक बार बृजमोहन जी आपके पास ही आता हूं, लखनऊ स्टूडियो में कुछ अभी दिक्कत आ रही है, मैं अभी दोबारा उनसे जुड़ूंगा। बृजमोहन पांडे जी, एक सवाल और अहम यहां पर यह है कि जो नैरेटिव है वो इस बार जैसे पिछली बार एक काफी मतलब जो सियासी पार्टियां हैं वो लोगों के सामने एक ड्रीम रख रही थी, मतलब ड्रीम टू कम ट्रू उसे रख रही थी अपनी इंतखाबी रैलियों में कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम आपके लिए ये लेकर आएंगे, हम आपके लिए ये काम करेंगे, हम देश का नक्शा कुछ इस तरह से बदल देंगे, शहरों का नक्शा कुछ इस तरह से बदल देंगे, ट्रेनों की रफ्तार कुछ इतनी हो जाएगी कि फिर उसे हम शायद बुलेट की तरह भी याद करें। क्या आपको लगता है कि इस बार के इंतखाबात में जो अलग अलग पार्टियां हैं वो जनता के सामने, अवाम के सामने कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसे एजेंडे लेकर आ रही हैं या फिर यह कि कुछ एजेंडा ऐसा है जो हवा हवाई है? नहीं, देखिए, इस बार के चुनाव का आप जब गहराई से समीक्षा करेंगे जी तो ये चुनाव बिल्कुल मुद्दाविहीन चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ 2 इशू चल रहे हैं, या तो नरेंद्र मोदी को लाओ या नरेंद्र मोदी हटाओ जी। पिछली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करूंगा जी, और जनता को अपेक्षा थी कि अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट मांगेंगे। लेकिन आप उनकी रैलियों को देखिए, उनके भाषण के अंश देखिए, तो उस वंश में उसमें कहीं भी, ठीक है उनके 2-4 काम है कि जनधन की योजना खोला, ये 2-4 उज्ज्वला योजना लागू किया, लेकिन उनका मुख्य जो एजेंडा होता है वो राष्ट्रवाद और फिर कांग्रेस पर अटैक करना, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और राहुल गांधी तक जी। मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव जो है सत्ता और विपक्ष दोनों मुद्दे से हट गया है। राहुल गांधी के भी भाषण में देखिए तो राहुल गांधी कभी भी वादा तो कर रहे हैं, घोषणा पत्र में 72,000 लोगों को देने की वादा किया उन्होंने, लेकिन उनके भाषण का मुख्य अंश चौकीदार चोर है, तो वहीं शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि यदि ये चुनाव मुद्दा विहीन हो रहा है तो उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार विपक्ष भी है, क्योंकि सरकार तो अपने मुद्दे से भागना चाहेगी, क्योंकि जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। कितना वादा पूरा किया, कितना नहीं हुआ, वो अपने वहां से
एजेंडे से भागेगी। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि विपक्ष को उस एजेंडे पर लाना कि आपने जो पिछली बार वादा किया था उसको कितना पूरा किया, कितना नहीं पूरा किया। लेकिन आप देखें कि चुनाव का प्रचार का जो स्तर है इतना नीचे चला गया है कि लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपशब्द ही जो अखबारों में छप रहे हैं और टीवी में डिबेट में भी वही चल रहा है। देश का एजेंडा क्या है, रोजगार कहाँ है, उसकी कोई समीक्षा नहीं हो रही है। देश में डेवलपमेंट पर कोई समीक्षा नहीं हो रही है। देश की सुरक्षा के सवाल पर राष्ट्रवाद की बात तो होती है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, अब कितने जवानों का वहां पर कितने जवान शहीद हुए उसका आंकड़ा सामने नहीं आया। इस पर कोई बहस नहीं है। सब जो है बेतुके बातों पर बहस हो रही है और विपक्ष भी, सत्ता भी चाहता है कि वो मुद्दे पर बात ना हो और विपक्ष भी उसको घेरने नाकाम रहा है। एक सवाल। दूसरा लखनऊ से बातचीत अब हो पा रही है। अब मैं कांग्रेस के जो लीडर हैं सचिन रावत, उनके पास जाना चाहूंगा, चूंकि आपने जो अभी अपना जो रिमार्क दिया है उससे जवाब लेना है। संजय रावत, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है? आपने बृजमोहन पांडे को सुना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष यानी जो विरोधी पार्टियां हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, वो बरसरे इक़्तिदार जमात को, सत्ताधारी पार्टी को अगर वो मुद्दे से भटक रही थी तो आप भी उसे मुद्दे पर लाने में नाकाम रहे। कितना सच है ये? देखिए, जहां तक विशाल जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। वो एक दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। जहां तक आपने अभी बताया कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, मैं आपको उसकी बात बताता हूं, क्योंकि आपने बताया उसको लेकर के आपने 3 राज्यों का परिणाम भी देखा होगा विशाल जी। 3 राज्यों में जिस प्रकार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वहां के जो ज्वलनशील मुद्दे थे उसको लेकर के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जनता के बीच में गए, उनसे जनसंवाद किया, उनसे रोजगार की बात की, उनसे महिला सुरक्षा की बात करी, उनसे किसानों की बात करी, जो समर्थन मूल्य देने के वादा किया था मोदी जी ने। तो कहीं ना कहीं हम वो जन भावनाओं और को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए। उसके बाद में 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी। उसी को लेकर के आज पूरे भारत देश में, हर लोकसभा में, हर जिले में, हर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का। उसको एक स्वच्छ राजनीति के तहत आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उस योजना का पूरी तरीके इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि गरीब, शोषित, वंचित समाज को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है हम लोगों ने। हमारी सरकार आएगी, हम लोग करेंगे। उसके बाद में रोजगार की जहां तक बात है, 22 लाख सरकारी पद खाली रहते हैं केंद्र सरकार में और केंद्र सरकार उनको भरता नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने पूरा डाटा मंगाया और डाटा में हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2020 को हमारी सरकार बनने के बाद में 22 लाख कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे और 10 लाख नए पद निकाल करके समायोजित करने का काम किया जाएगा। हम लोग जो कहते हैं विशाल जी, उसको करने का काम करते हैं। इनकी तरीके हम लोग कोई जुमलेबाजी करते, ना झूठ बोलते, ना देश को भ्रमित करते, ना ध्रुवीकरण। सचिन रावत जी, जो बृजमोहन पांडे कह रहे हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि जो सत्ताधारी दल है, बरसरे इक़्तिदार जमात है, वो अगर अपने वादे निभा नहीं पाई है तो यहां पर जो अपोजिशन पार्टी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो आवाम के बीच उन मुद्दों को याद दिलाए। आप उसमें पीछे रह गए हैं, ये बृजमोहन पांडे कह रहे हैं। नहीं विशाल जी, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां पीछे रही है? आपने देखा होगा जितने भी मुद्दे थे, लगा के रोजगार की बात हो या किसानों का समर्थन मूल्य की बात हो, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार किसानों के साथ में रहे और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की और लड़ते रहे हैं। मंदसौर में जैसे किसानों पे मध्य प्रदेश की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे किसानों पे गोलियां चलवाई। उसके बाद में राहुल जी वहां मौजूद हुए, पहुंचे, किसानों के साथ संवाद किया और कहा कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में किसानों ने हमें समर्थन दिया और हम लोगों ने कहा कि हम आपकी कर्जा माफी करेंगे। हम लोग जो कहते हैं विशाल, हमने 68,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की 3 राज्यों में और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश के तहत हमने छत्तीसगढ़ में धान खरीद 2300
रुपए प्रति क्विंटल ठीक है, ठीक है। मैं इससे पहले कि अमित तिवारी के पास फिर से जाऊं, एक बार जरा कमेंट लेना चाहूंगा अनिल भारद्वाज का। अनिल भारद्वाज, जो बृजमोहन पांडे कह रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इस बार का जो इंतखाबी कैंपेन है, जो चुनावी कैंपेन है, पूरा का पूरा जो मुद्दा विहीन हो गया, जैसे बृजमोहन पांडे कह रहे हैं, और इसमें अपोजिशन का भी काफी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है? अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा। गरीबी से बात उठी और धर्म पे चली आई, जात पे चली आई, और देखिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो विकास से लेकर के गरीबी हटाने से लेकर के जो भी मुद्दे रहे वो सब खत्म हो गए, और मुद्दा हो गया जाति धर्म से लेकर तमाम चीज जो अक्सर चुनाव में ऐन वक्त पे हो जाती है। इस बार भी वही रहा है। जो बदजुबानी चल रही है, आप देख ही रहे किस तरीके से चल रही है। चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर रहा है, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये विचित्र स्थिति है इस चुनाव में। बाकी विकास अमूमन ये देखा जा रहा है जी कि जो विकास की बात है वो गौड़ हो गई, और चलिए साहब जात पे वोट दीजिए, धर्म पे वोट दीजिए, यही बातें की जा रही हैं। तो पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, और विपक्ष घेरने में वाकई में नाकाम रहा है। और रफाल, सिर्फ रफाल को लेकर के घेरने से और आम आदमी उस पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी जैसे चौकीदार चोर है, उन्होंने अपना कैंपेन बना लिया, उस पर भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से घेर नहीं पाए। मुझे एक चीज लगता है कि जो विपक्ष है वो गठबंधन कर रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर कर रहा है। कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है, बिहार में कर रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन हो रहे हैं। जबकि भाजपा के पूरे देश में भले 40 पार्टियां हो, एक गठबंधन है, इसका असर हो रहा है। तो गठबंधन का जितना असर होना चाहिए था, सभी लोग अगर मिल के अगर करते तो बात अलग होती, निश्चित रूप से घेर पाते। लेकिन ये यहां आकर के थोड़ी सी चूक हो रही है, जो मुझे लगता है। ठीक है, हम उनके पास चलते हैं। अमित तिवारी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, एक सवाल अहम है कि एनडीए, यानी कि एनडीए जो है वो खुद एक अलायंस है, वो कोई अकेली बीजेपी चुनाव में नहीं है, बल्कि तकरीबन 40 पार्टियों का पूरा अलायंस है, अलग अलग रियासतों में, अलग अलग राज्यों में। आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरे मरहले का, जिसमें कुल 95 यानी 2 सीटों पर वोटिंग चूंकि नहीं होगी, एक वेल्लोर में उसे पोस्टपोन किया गया है और एक त्रिपुरा ईस्ट में, तो ये 95 सीटें कितना अहम है आपके लिए? चूंकि तमिलनाडु में, साउथ में, वही एक ऐसा राज्य है जहां पर से आप ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, एआईएडीएमके के साथ आपका वहां अलायंस है। अमित तिवारी जी। देखिए, ऐसा है कि पूरा आज की जो देश की जनता है वो समझ चुकी है कि देश में कैसी सरकार चाहिए। अच्छा। अभी वरिष्ठ पत्रकार भारद्वाज जी कह रहे थे कि इन लोगों की कोई सोच नहीं है, कहीं कोई है कहीं कोई है। यूपी में सपा बसपा है तो वहां पे ममता लड़ रही है, कहीं कोई लड़ रहा है। इन लोगों के पास कोई गठबंधन नहीं है। हमने जो गठबंधन किया है वो गठबंधन एक सोच के साथ है। गठबंधन हम लोग एक साथ हर जगह पे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे बंगाल में हो। तो इसको देखते हुए जनता इस बात को मान रही है कि सरकार कौन दे सकता है। ये लोग केवल मौके पे हैं कि मौका हमें कैसे मिले। जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो ये संदूक और बंदूक का गठबंधन हुआ है, ये केवल इसलिए हुआ है कि कुछ सीटें हम जीत लें, जिससे फिर हम सौदेबाजी कर। लेकिन अमित जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस बारे में बृजमोहन जी ज्यादा क्लियर बता पाएंगे कि शिवसेना के साथ आपका गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, या दूसरे राज्यों में नहीं है। शिवसेना वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है। बृजमोहन जी, मैं क्या सही कह रहा हूं? नहीं, ठीक है, ठीक है जी जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हाँ बोलिए। विशाल जी, मैं एक तिवारी जी से सवाल करना चाहता हूं कि सत्ता के लिए जब मौका परस्ती का आरोप जो कांग्रेस से या महागठबंधन पर लगा रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर में किसके लिए आपने पीडीपी से समझौता किया था? राष्ट्र निर्माण के लिए किया था? तिवारी जी, वो तिवारी जी जवाब देंगे जी। आपका सवाल हो गया? जम्मू कश्मीर में उसका रिजल्ट भी आपने देखा। अगर और दूसरा सवाल महाराष्ट्र में किस लिए किया था? महाराष्ट्र में शिवसेना जी नहीं, तोड़ने की बात पहले सवाल बताइए तिवारी जी कि आपने किस राष्ट्रवाद और किस देश निर्माण के लिए पीडीपी से समझौता किया था? आप केरल में कांग्रेस से सवाल उठाते हैं कि आप मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, जो देश के विभाजन का जिम्मेदार है। तो आप पीडीपी क्या है? महाराष्ट्र में शिवसेना 4 साल तक आपके प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर तक कहते रहे,
उसके साथ किस मजबूरी में आपने समझौता किया? यदि सत्ता की लालच नहीं है और कुर्सी का लालच नहीं है तो समझौता आपने क्यों किया? ये कौन सा देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात है? अमित जी, जवाब चाहिए आपसे। हेलो पांडे जी, हेलो, एक और पांडे सवाल। जी ने जैसा कहा, बिहार सत्ता की लालच नहीं है, ये सत्ता की लालच नहीं है पांडे जी। बिहार में सुनिए तिवारी जी, सुनिए, बिहार में नीतीश कुमार ने आपका एनडीए तक का भी जांच करने की बात कही थी, आप उसके साथ बैठे हो। प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के थे नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, उनके आगे से थाली खींच लिया था भोजन का न्योता दे करके और वापस कर लिया था। उसके साथ आप किसके लिए बैठे हुए? हलकों में पोलिंग होगी और इनमें ज्यादातर जो जुनूबी हिंदुस्तान है यानी साउथ इंडिया है, वहां के ज्यादातर हलके इसमें शामिल हैं। तमिलनाडु में 39 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 39 में से सिर्फ एक वेल्लोर को छोड़कर, चूंकि वहां की पोलिंग मुअख्खर कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, 38 सीटों पर पोलिंग होगी। लेकिन तमिलनाडु में हालिया दिनों यानी कल शाम तक जिस तरह से आईटी के छापे पड़े हैं, उससे वहां की सियासत में थोड़ी हलचल सी मच गई है। अब इसका किसको सियासी फायदा मिलता है या नुकसान, ये एक अलग बहस का मौजू भी है। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, दो अहम खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। पहली खबर यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से टिकट मिल चुका है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंतखाब लड़ेंगी। कांग्रेस ने इससे पहले वहां दिग्विजय सिंह को फील्ड किया हुआ है। ये एक अहम खबर। दूसरी खबर यह है, अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से जो बड़ी कौमी पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस, कैसे वो अलग अलग रियासतों में उन्हें अगर इस बात का डर है कि हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो वो किस तरह से वहां की जो मजबूत पार्टियां हैं अपने इलाके की, अपने रियासत के, उनसे अलायंस कर रही हैं। तो जराए के हवाले से यह खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस लगभग फाइनल हो चुका है और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी यह गठबंधन होगा। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला तय हुआ है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ दिल्ली में जो सीटें भी हैं उसका जिक्र आया है, चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस और बाकी पर आम आदमी पार्टी। तो जिस अलायंस की अभी हम बातचीत कर रहे थे, किस तरह से साउथ में ये बहुत अहम है, सेकंड फेज का इलेक्शन खास तौर से। अमित तिवारी जी, आपसे कुछ सवालात थे हमारे मौजूद मेहमानों के। वो सवाल ये कर रहे थे कि हम क्यों किसी दूसरे अलायंस या किसी दूसरे गठबंधन को इस तरह से गठबंधन या महामिलावट जैसी बात से तशबीह देते हैं, जबकि खुद आपकी पार्टी भी तकरीबन 40 पार्टियों के साथ इस 2019 के इंतखाब में शामिल है। अमित तिवारी, इसलिए देना पड़ता है, इसलिए और थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनको भोपाल से टिकट दिया है बीजेपी ने, उनका बयान आ रहा है, सुनते हैं। अच्छा, बहुत कम देर के लिए मीडिया से मुखातिब हुई, पूरी बात हम सुन नहीं पाए। अमित तिवारी बोलिए। हाँ, तो इसलिए कहना पड़ता है कि इन लोगों में कोई विचारधारा का मेल नहीं है। अभी हमारे महाराष्ट्र से जुड़े वरिष्ठ पांडे जी ने कहा, मुझसे पूछा सवाल कि क्यों नीतीश जी के साथ। नीतीश जी की एक विचारधारा तो है, नीतीश जी की एक नैतिकता तो है। आज यूपी में आप देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, आज वो जुटे हैं। क्यों जुटे हैं? उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति या देश निर्माण या देश के विकास की नहीं है। उनका एक लक्ष्य है, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। अच्छा। आज जितना विपक्ष है, विपक्ष का एक ही लक्ष्य है। अभी पांडे जी भी इस बात को कह रहे थे कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आखिर ये क्यों है? आखिर 5 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या सब आप लोग कह रहे हो मोदी हटाओ? मोदी जी ने 5 साल में देश को उस रास्ते पे, विकास के रास्ते पे पहुंचाया है। और आप देखिएगा, आने वाला चुनाव 2019 का ये चुनाव चल रहा है, 23 मई को जब परिणाम आएगा तो आपको ये नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 5 साल के काम किए गए हैं, जो विकास किए गए हैं। पांडे जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी किसी एनडीए या यूपीए को। बिल्कुल हम तैयार हैं और अब उसी कार्य में लग गई हूँ। थोड़ी औपचारिकता है, मैं पूरी कर लूँ। चलो। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से इन्हें टिकट मिल गया, अभी हम उन्हें सुन रहे थे। जी, अपनी बात जारी रखिए अमित। तो अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि
अब जो आज हमारे देश की जनता है, जो 130 करोड़ वासी हैं, वो समझ चुके हैं कि अब देश को मजबूत सरकार की जरूरत है, मजबूर सरकार की नहीं, बीच के बिचौलियों की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी होके गुजरता है। आप देखिएगा जो ये गठबंधन किया है यहाँ पे सपा बसपा रालोद में, उसको जनता नकारेगी, क्योंकि वो जान रही है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, सांसद जरूर चुने जाएंगे। वो जान रही है कि अगर इन्हें दिया गया तो ये कुछ नहीं करेंगे, जाके केवल सौदेबाजी करेंगे, कहीं कांग्रेस की गोद में बैठेंगे, कहीं कहीं बैठेंगे। तो सौदेबाजी करने से बढ़िया कि जो सीधा सरकार बना रहा हो, जो एक मजबूत सरकार दे सकता हो, जो देश का विकास कर सकता हो, तो केवल एक नाम उभर के सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी। चलिए, सीनियर सहाफी, सीनियर जर्नलिस्ट से हम रिएक्शन लें। उससे पहले उससे पहले सचिन रावत, कांग्रेस, कोई जवाब आपको देना है इस पर? विशाल जी, जहां तक अमित जी अभी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में जब 2014 का चुनाव चल रहा था, उस समय मोदी जी कह रहे थे, भाइयों बहनों मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में दूंगा। ऐसे कई वादे उन्होंने किए और मैं अपना डाटा पेश करूंगा। आज चुनाव एक चरण का हो चुका है, दूसरा चरण आने वाला है, लेकिन मोदी जी के एक भी जनसभा में, एक भी भाषण में कोई ना डाटे की बात, ना रोजगार की बात, ना किसानों की बात, ना महिला सशक्तिकरण की बात। वो संवैधानिक पद पे रहते हुए दूसरे पार्टियों की और दूसरे पार्टी के नेताओं पे लगातार जो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लगातार जो जन भावना भड़काने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, आपको डाटा देना चाहिए था कि कितने नौजवानों को रोजगार मिला। 45 साल में एनएसओ की रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी दर बढ़ करके 7.5 हो गई। और कैसे मोदी जी को कौन प्रधानमंत्री बना देगा 2019 में? अमित जी, एक बात समझ लीजिए, 130 करोड़ की जनता जानती है कि देश में जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं विकसित हो पाएगा। आप झूठा राष्ट्रवाद मत दिखाइए। 60 साल में कांग्रेसों की बदहाली किसने की है पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। अरे आप ये बताइए, आप बताइए 60 साल में आपने क्या किया जनता के लिए, किसान के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? हमने किया है, हमने किया किसानों के लिए, किसानों के लिए हमने किया है, किसानों के छाती पे गोलियां चलवाई, किसानों के लिए हमने किया है। उन्हीं किसानों ने मध्य प्रदेश की सरकार बदली और पूरे भारत देश का किसान इस बार एक लाइन में खड़े होकर के जिस प्रकार उन्होंने नोट बदले थे, इस बार प्रधानमंत्री बदलने का काम करेंगे। विशाल जी, ये जरूर होगा, क्योंकि इन लोगों का जो चेहरा है वो स्पष्ट हो गया है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं इनके पास। योगी आदित्यनाथ जी लगातार जहर बोने का काम करते हैं। आजम खान साहब बोलेंगे तो उस पर आपका बयान नहीं आएगा। आजम खान साहब बोलेंगे, जाति बजा देते हैं। आजम खान साहब बोलेंगे तो उस पर किसी का बयान नहीं आएगा। हम लोग आपकी राष्ट्रीय महासचिव उस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन इस प्रकार के महिला पे आजम खान द्वारा देश को बचना होगा। आप टिप्पणी नहीं करेंगे, इस प्रकार उस के पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे सचिन करेगा, थोड़ा सा खुल के पूजा पाठ करके, मत छोड़ करके, जब संवैधानिक पद पे आते हो कम से कम उसके पालन तो करना चाहिए। आजम खान पे क्या बोल रहे हैं आप लोग? उसकी बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की बात बोलूंगा। अरे तो राहुल जी पे बोलिए, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं किसी और की पार्टी की नहीं बात करूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? बताइए, महिलाओं के बारे में बोल दिया, महिलाओं के बारे में बोल दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। मनमोहन सिंह कहेंगे बजरंग बली, ये बताइए, देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये जनता देख चुकी है। अगर कोई बात बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। भारत देश की जनता जागरूक है और यहाँ का युवा, देश को यहाँ का युवा 60% से ज्यादा युवा है, जो भ्रष्टाचार किया है, देशद्रोह किया है, आपने जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। रोजगार बता। सचिन जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। सचिन जी अनिल जी को माफ कीजिएगा, अमित जी को थोड़ा वक्त दीजिए। अमित जी को ये बताने दीजिए कि उनकी जो हुकूमत रही है, जो वादे उन्होंने किए थे उन्होंने पूरे किए हैं, तो उन्हें बताने दीजिए ना जरा। अमित जी बोलिए, क्या क्या वादे थे और क्या पूरे हुए, फिर मैं जवाब लूंगा कांग्रेस के नेता से। क्या नहीं,
हर काम हमने किया है। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, हमने बेरोजगारों को पकौड़ा तलने का रोजगार की बात कर दी थी लोन देने, लोन दिया, हमने रोजगार देने वाला बनाया, हमने रोजगार देने वाला बनाया, हमने किसानों के हित में जितने काम किए, गन्ना किसानों का अधिकार तौर भुगतान हमने दिया। ना भारत देश में जो केंद्र सरकार के पद थे वहां खरीफ फसल को सचिन जी थोड़ा सब्र रखिए, उनको गिनाने दीजिए भाई, इलेक्शन का मौका है, आपको भी मौका मिलेगा बात करने का, नहीं मौका मिलेगा। अभी वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया, आपके पास डेटा, आप डेटा पेश कीजिएगा जवाब में। बोलने दीजिए पहले अमित तिवारी जी को। अमित जी बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जिस प्रकार से गरीबों को आवास देने का काम हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। ठीक है, केवल देश में 18,000 गांव अब बचे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। देश में हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, जो 60 साल कांग्रेस की सरकार ने कभी पूरा नहीं किया। तो ये बिजली पहुंचाने का काम ये 5 साल में हो गया क्या, ये पूछना चाह रहा हूं। उजाले में जी 5 साल में जो बचा हुआ था, अच्छा जो बचा हुआ था, मात्र 18,000 गांव बचे हैं, वो भी 2020 तक पूरा जी बचा हुआ अभी। ठीक हम गलत पेश नहीं करेंगे। ठीक, और क्या बताइए, जो आपके वादे जो थे, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि वादे को पूरा नहीं किया, वादे क्या पूरे किए, ये बता दीजिए। वादे सब तो पूरे के। जनधन योजना के तहत हमने इन लोगों अकाउंट खुलवाए, करोड़ों लोगों को अकाउंट खुलवा के उन्हें आगे लाने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 8 करोड़ मां बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम किया, गैस चूल्हा देने का काम किया, जिनके लिए सपना था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया। जी, वो तो आप 4 बार बोल चुके हैं अभी तक, कुछ और बातें बताइए ना। हमने तो और आप पूछे क्या जानना चाह रहे हैं? जो हमने ये वादे किए थे हमने पूरा किया। मैं क्यों बोलूंगा, अभी है ना, मान रही है जी 60। ठीक है, चलिए अब आप सचिन रावत जी क्या कहना आपको बताइए। इन्होंने इतने काम गिना दिए हैं, इन्हें विश्वास है कि इनकी पार्टी के इन कामों की बुनियाद पर इन्हें वोट मिलेगा। कांग्रेस क्या उम्मीद रखती है कि कांग्रेस को किस बात पे वोट मिलेगा? आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक गरीबों को चिकित्सा देने का काम किया है। गैस योजना का मैं प्रारूप बता दूं, आज की परिस्थिति में जो इन लोगों ने सिलेंडर दिए थे और गैस के दाम इन्होंने आसमान पे कर दिए। आज जो सिलेंडर जो 947 रुपए से ज्यादा का है, वो सिलेंडर रखा हुआ है उन गरीब किसानों के घर में, महिलाओं के घर में, लेकिन उनके भराने के रुपए नहीं उनके पास। वो महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी जो आपने सिलेंडर दिया था इसको वापस ले जाइए। कम से कम मोदी जी को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए जो सिलेंडर के दाम आपने बढ़ा दिए वो कैसे बढ़ाएंगी। और आपने जहां तक शौचालय की बात की है, अरे शौचालय आपने बनवाया है, उस शौचालय की बात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब आदरणीय श्री राजीव गांधी जी, माफ करिएगा, राजीव गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसकी पेशकश की थी, पहल की थी, और आज उन्हीं की योजना पे ये अपनी योजना का प्रारूप देकर के आए हैं। और शौचालय निर्माण में अभी तक आरटीआई की रिपोर्ट से मैं बता रहा हूं विशाल जी, इन लोगों ने शौचालय में भी घोटाला कर दिया है कि जो शौचालय बनाए हैं, जो 12,000 रुपए देकर के एक शौचालय बनता था, उसमें भी इनके नेताओं की मिली भगत से उस शौचालय में भी घोटाला इन लोगों ने किया। अरे जनधन खाता खुलवाने से क्या जनधन में खातों में 15 लाख रुपए आ गया? जो बेचारे किसान जनधन खातों में अपने रुपए जमा करते थे, कहीं 150 रुपया, कहीं 200 रुपया अपने आप कट जाता था। वो कैसे कटता था? क्या इसका मतलब है वो जो अडानी को और मेहुल चौकसी को जो भगाने के लिए इन लोगों ने जो रुपया दिया था, क्या वो किसानों के साथ में उन लोगों ने काट करके उन लोगों थोड़ा अब बात का रुख बदलते हैं। अनिल भारद्वाज जी, हम सब लोग इस बात को आप लोग बता रहे थे कि इस बार जो है वो अलायंस वर्सेस अलायंस की एक तस्वीर सामने बन रही है, और जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी हो, उधर जो एक एनडीए के साथ बीजेपी के साथ शिवसेना है, एक जो है कांग्रेस के साथ एनसीपी है, तीसरी बहुजन आघाड़ी आगे, उसमें मैं ब्रिजेश मोहन पांडेय से पूछूंगा। लेकिन अनिल जी, मुझे आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो अलायंस हुआ है, इसमें भी एक तरफ तो बीजेपी जो है वो कई पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टी बीजेपी है, अपना दल है, और राजभर की वो पार्टी है। हालांकि राजभर के बारे में सुनने में आया कि उन्होंने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और आरएलडी है। क्या आपको लग रहा है कि ये गठबंधन ही फाइट कर रहा है वहां पर, और ये एक स्ट्रैटेजी है जो अलग है 2014 के मुकाबले? अनिल जी।
हाँ, देखिए, गठबंधन के बाद माहौल में परिवर्तन तो जरूर है। और खास तौर पे जो कल जो 18 तारीख को जो मतलब वोटिंग होने जा रही है, उसमें 8 की 8 सीटों पर भाजपा काबिज है। तो असली परीक्षा भाजपा की होने जा रही है इस दूसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। और गठबंधन जिस तरीके से उन लोगों ने 3 से किया है, और भाजपा ने अगर देखा तो अपना दल और भाजपा है, ओम प्रकाश राजभर से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एक सीट बच के घोसी लोकसभा क्षेत्र की, जो अभी तक दिया नहीं है, किसी के नाम से हुआ भी नहीं है, और न अलायंस होने का भी कुछ हमको लग रहा है, हो सकता है कल फाइनल कुछ हो। लेकिन जहां तक गठबंधन बनने के बाद स्थितियां जरूर बदली हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी को 2014 जैसी लहर नहीं एक और पार्टी है, देखिए आपके जहन से शायद बात निकले, निषाद पार्टी जो समाजवादी बसपा के साथ हो सकती थी, वो आखिरी मरहले में बीजेपी के साथ है। जी, फूलपुर से उसके नेता चुनाव लड़े थे गठबंधन से, और जीत भी हुई थी। पार्टी नहीं, आप सुन लीजिए, निषाद पार्टी जो है, लेकिन जब जो चुनाव लड़ रही है वो अपने भाजपा के सिंबल पे लड़ रहे हैं, और निषाद पार्टी भाजपा में तरह से मतलब विलीन हो गई है। उनके बेटे को, जो प्रवीण को, जो वहां सांसद गोरखपुर से थे, जो दिया गया है संत कबीर नगर से, वो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, निषाद पार्टी के किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यही बात वहां भी फंसी हुई है। अशोक राजभर के, ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही बात भाजपा ने फंसा रखी है कि या तो आप खुद लड़िए या तो भाजपा के सिंबल पे लड़िए। तो इस उनका मामला फंसा हुआ है। और जहां तक मैं कल 18 के चुनाव की बात जहां तक की जाए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 8 की 8 सीटें भाजपा के पास हैं, और इस बार मुकाबला जिसमें 8 में से 6 सीटें गठबंधन जो हुआ है आरएलडी और बसपा और सपा का, उसमें से 6 सीटें बसपा के पास है, 6 उम्मीदवार, और एक राष्ट्रीय लोकदल का और एक सपा का है। तो इस तरीके से मुकाबला सीधा सीधा गठबंधन के साथ होता दिख रहा है। कांग्रेस उसमें कुछ जगहों पर कांग्रेस काफी फाइट करे, जिसे राजबब्बर है फतेहपुर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे फेज में यूपी में जो इंतखाबात है उनमें बीजेपी या एनडीए के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बचाने के लिए है, डिफेंडिंग चैंपियन है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खोने के लिए एनडीए, सही बात है, महागठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए भाजपा के पास है, क्योंकि खोने के लिए भाजपा के पास है। महागठबंधन अगर इसमें से 1, 2, 3 जो भी ले उसी कामयाबी मानी जाएगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए अनिल जी। ये जो अभी पाबंदी लगी योगी आदित्यनाथ के कैंपेन पे, आजम खान के कैंपेन पे, मेनका गांधी के कैंपेन पे, मायावती के कैंपेन पे, क्या इस पाबंदी का इस दूसरे फेज के का जो कल जो वोटिंग होनी है उससे कुछ असर आप देखते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो है, कितना है ये जानना पड़ता ही है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, अब जो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा बन पाया, क्योंकि असल में हुआ क्या, किसी एक पार्टी का अगर होता तो माना वो हुआ ये कि सपा का भी हो गया, तो यानी गठबंधन में लपेटे में आ गया, भाजपा में लपेटे में आ गई, इसलिए कुल मिलाकर के बराबर हो गया, 1 धन 1 बराबर 2 हो गया। लेकिन ये जो अभी आजम और मेनका तो कुछ नहीं करें, लेकिन जोगी जिस तरीके से मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो मौन जो संकेत है वो भी कुछ न कुछ असर डाल रहा है। चलिए, बोल भले न रहे हो, लेकिन मौन जो उनका बोल रहा है। जी, बृजमोहन पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। साउथ की पॉलिटिक्स के ऊपर फिर से आपसे डिस्कस करते हैं जल्दी में। महाराष्ट्र में इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, उनके साथ हैं एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा फेज का जो इलेक्शन है उसमें पहली बार एमआईएम अपने जो तेलंगाना हैदराबाद से बाहर निकलकर पहली बार किसी एमपी के इलेक्शन में वो उसने उम्मीदवार दिया है, जो कल किशनगंज में एक उम्मीदवार उनका है अख्तरुल इमान। और वहीं महाराष्ट्र में भी, हालांकि वो औरंगाबाद में बाद में पोलिंग होनी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसमें एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं, ये किससे चोट पहुंचाएगी, बीजेपी शिवसेना अलायंस को या कांग्रेस एनसीपी अलायंस को? नहीं विशाल जी, एक तो चित्र स्पष्ट है कि प्रकाश अंबेडकर ओवैसी के जो गठबंधन बना है वंचित आघाड़ी, वो निश्चित तौर से कांग्रेस और एनसीपी के नेतृत्व वाला गठबंधन को प्रभावित करेगा। वो आपने देखा कि जब ये इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो रहा था तो एनसीपी और कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर को 4 सीटों का ऑफर भी किया था। उन्होंने फिर बाद में 12 मांगने लगे, फिर बाद में उनकी डिमांड 20 तक पहुंच गई। कांग्रेस के और एनसीपी को पता है कि ये इसका क्या असर होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि प्रकाश अंबेडकर का सबसे ज्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र जो है वही ये सेकंड फेज में है। अकोला, अमरावती, हिंगोली, परभणी, नांदेड़ और सोलापुर, इसमें से 2 ऐसी सीटें हैं जहां खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अकोला और सोलापुर से। सोलापुर से सुशील कुमार सिंधे उम्मीदवार हैं
और अकोला से। ये वंचित आघाड़ी और खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा के जो क्षेत्र है, यहाँ पर ओवैसी का पार्टी का भी प्रभाव, चूंकि हैदराबाद से ये लगा हुआ इलाका है मराठवाड़ा का, और प्रकाश अम्बेडकर विदर्भ के रहने वाले हैं, तो वहीं उनका अकोला और अमरावती इन क्षेत्रों में प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के यदि इन क्षेत्रों में विजय हासिल होती है तो इस एक बड़ा श्रेय जो है इसमें प्रकाश अम्बेडकर ओवैसी को होगा, क्योंकि वोटों के विभाजन का लाभ निश्चित तौर से मिलेगा उनको। और अब तक के जितने पिछले जो चुनाव हुए हैं उन क्षेत्रों में भारतीय, जैसे अकोला में हमेशा बीजेपी चुनाव जीती रही है, इसी की वजह है कि प्रकाश अम्बेडकर का वहां प्रभाव है और गठबंधन होता नहीं, और गठबंधन नहीं होता तो चुनाव बीजेपी जीत जाती है। यही हालत जो मराठवाड़ा के बाकी सीटों पर है। और सोलापुर में भी त्रिशंकु लड़ाई में सुशील कुमार शिंदे जैसा बड़ा नेता पिछली बार हाल के 2014 के चुनाव में मोदी लहर में हार गए थे। इस बार संभावना थी कि लोकसभा में 17वीं लोकसभा में सुशील कुमार शिंदे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजोन पांडे जी, अनिल भारद्वाज, अमित तिवारी और सचिन रावत हमारे साथ इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए और हमारे नाजरीन को वो तमाम अहम बातें बताने के लिए। वक्त की कमी है, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप तमाम अहम खबरें और ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 18 उर्दू पर बने रहे। मुझे दी इजाजत, आदाब।